रिफाइनरीज से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव खबरें आने लग गई हैं। 1 साल की कोशिशों के बाद सेल्स टैक्स का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है विद द हेल्प ऑफ SIFC। मोस्ट प्रॉब्ली बजट में बाकी जो रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो होने जा रही है। एक रिफाइनरी जो है हर बैरल पे तकरीबन $1 जो है वो कमा लेती है आफ्टर कॉस्ट्स। अब मैं आपको समझाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट लोकल पॉलिसी जिससे ये जो प्रॉफिट है $1 पर बैरल से $2 पर बैरल पे चला जाता है। बिजनेस को डिटेल में समझने का यही फ़ायदा है कि इतनी छोटी सी चीज़ भी जो है कभी कभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है जिससे आपके प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान में जो भी रिफाइनरी सबसे ज़्यादा नॉर्थ में लोकेटेड होगी उसको नेचुरली लोकल क्रूड ऑयल की एलोकेशन मिल जाती है। सो पाकिस्तान की सबसे नॉर्थ में जो रिफाइनरी है वो है अटक रिफाइनरी। कि रिफाइनरी सेक्टर में आपने पी रेशो बिल्कुल यूज़ नहीं करना और इसकी 2 वजह। इसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रिफाइनरी अपग्रेड कर रही है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड और ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगा रहे हैं और अभी ये 50,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी है जो कि एक्सपेंड होकर 1 लाख बैरल्स पर डे पर भी चली जाएगी। सो लॉन्ग टर्म अगर आप किसी रिफाइनरी में पार्टनर बनने जा रहे हैं तो स्पॉन्सर क्वालिटी की बहुत अहमियत है और इसी वजह से आपने 2022 और 23 में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि दुनिया भर में जो रशियन ऑयल है वो बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज़ हैं वो उसको यूज़ नहीं कर रही थी। उसकी वजह ये थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। रिफाइनरीज से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव खबरें आने लग गई हैं। 1 साल की कोशिशों के बाद सेल्स टैक्स का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है विद द हेल्प ऑफ SIFC। मोस्ट प्रॉब्ली बजट में बाकी जो रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो होने जा रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरीज जो हैं वो पाकिस्तान में अपग्रेड होंगी। यूरो 5 फ्यूल जो है पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस होगा जिससे जो स्मॉग के इश्यूज़ हैं उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। क्या ये एक गेम चेंजर है फॉर द रिफाइनरी सेक्टर और इस अपग्रेडेशन के साथ जो है कौन सी रिफाइनरी बेस्ट लग रही है फॉर इन्वेस्टमेंट इन PSX, आज ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये जो रिफाइनरीज का सेक्टर है इसको ओनर्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। रिफाइनरीज का काम होता है क्रूड ऑयल ख़रीदना और फिर उसको रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल और फर्नेस ऑयल में सेल करना। इस इंडस्ट्री में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है, यकीनन आपने भी सुनी होगी, GRM, ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है बट बेसिकली ये सिर्फ प्राइस डिफरेंस होता है बिटवीन रिफाइंड प्रोडक्ट्स एंड क्रूड ऑयल। जैसे कि जो डीजल का GRM है वो होता है कि अगर डीजल लेट से दुनिया में $85 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है और क्रूड ऑयल $70 पे ट्रेड हो रहा है तो जो डीजल का ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन है वो है $15। यानी कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल और डीजल पर बैरल में जो फ़र्क है उसको GRM कहते हैं। सो ग्लोबल डिमांड सप्लाई देख के ईच प्रोडक्ट की ये जो GRMs हैं ये इंटरनेशनली डिटरमिन होते हैं। लॉन्ग टर्म में जो डीजल के GRMs हैं वो तकरीबन $15 के आसपास होते हैं। यानी कि दुनिया में डीजल जो है पर बैरल क्रूड ऑयल से तकरीबन $15 महंगा होता है। इसी तरीके से पेट्रोल, जिसको PMG और मो गैस भी कहते हैं, मोटर गैसोलीन, इसका जो मार्जिन है वो तकरीबन $8 से $10 क्रूड ऑयल से ऊपर होता है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फर्नेस ऑयल, जो कि अब दुनिया में काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, तो उसकी जो प्राइस है दुनिया भर में क्रूड ऑयल से तकरीबन $20 कम होती है। सो इन GRMs को यूज़ करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो एक पाकिस्तान की एवरेज लिस्टेड रिफाइनरी है वो हर बैरल पे कितना प्रॉफिट कमाती है। तो डीजल पे जो है आप तकरीबन $15 कमा लेते हैं और डीजल जो है वो तकरीबन आपकी प्रोडक्शन का 35% होता है। इसी तरीके से फर्नेस ऑयल में आप लॉस करते हैं। फर्नेस ऑयल तकरीबन 30% ऑफ द प्रोडक्शन होता है, इस पे जो है आप -$20 का लॉस करते हैं। और इसी तरीके से जो पेट्रोल है वो तकरीबन रिफाइनरीज 20% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं और उसमें उनको तकरीबन $8 से $10 का हर बैरल पे फ़ायदा हो जाता है। जो बाकी रिमेनिंग 15% प्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जेट फ्यूल, बिटुमेन और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और इनका एवरेज GRM जो है वो ज़ीरो के करीब ही होता है। सो सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करें और पाकिस्तान में एक एवरेज रिफाइनरी का जो आउटपुट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का उसको देखें तो तकरीबन $4 GRM की एवरेज बन जाती है। यानी कि ग्लोबली अगर क्रूड ऑयल लेट से $65 का इन्होंने मंगाया तो जब उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बेचेंगे तो वो $69 की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन इसमें फिर कॉस्ट भी होती हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो एक रिफाइनरी पर बैरल तकरीबन $2 के केमिकल्स कंज्यूम करती है
और $1 पर बैरल जो है वो तकरीबन आपकी सैलरीज और जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है वो हो जाती है। सो ऑन एवरेज एक रिफाइनरी जो है हर बैरल पे तकरीबन $1 जो है वो कमा लेती है आफ्टर कॉस्ट्स। अब मैं आपको समझाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट लोकल पॉलिसी जिससे ये जो प्रॉफिट है $1 पर बैरल से $2 पर बैरल पे चला जाता है, और वो है 7.5% डीम ड्यूटी ऑन डीजल। सो अगर दुनिया में लेट से डीजल जो है $85 पर बैरल पे चल रहा है, लेकिन लोकल रिफाइनरीज को ये ड्यूटी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि जब वो लोकली उसको प्राइस करेंगे पंप पे तो फिर उसमें 7.5% डीम ड्यूटी भी ऐड होगी, जो कि तकरीबन $5 पर बैरल बन जाती है। सो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर आप इस ड्यूटी को इंक्लूड कर लें तो फिर डीजल का जो GRM है वो $20 पे चला जाता है एज अपोज टू $15, और इससे जो ओवरऑल GRM है वो $5 पे चला जाता है, और आपका जो प्रॉफिट है आफ्टर कॉस्ट वो $1 से बढ़ के $2 पे चला जाता है। बिजनेस को डिटेल में समझने का यही फ़ायदा है कि इतनी छोटी सी चीज़ भी जो है कभी कभी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है जिससे आपके प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले जब रिफाइनरी पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था और इस पर डिस्कशन चल रही थी कि इसकी क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन गया था। गवर्नमेंट ने कहा हुआ था कि हम आपको 7.5% डीम ड्यूटी जो है सिर्फ 6 से 7 साल के लिए देंगे, लेकिन रिफाइनरीज कह रही थी कि इसी से तो हमारा असल प्रॉफिट बनता है, और अगर आप 6-7 साल बाद इसको ख़त्म कर देंगे तो इतना टाइम तो रिफाइनरी लगने में ही लग जाता है, तो फिर जैसे ही रिफाइनरी जो है ऑपरेट करेगी फिर हमारे डीजल के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिफाइनरीज की बात सुनी और ये जो डीम ड्यूटी है इसको 6 से 7 साल तक रोकने के बजाय इसको 25 ईयर्स कर दिया इन द पॉलिसी। सो आपने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ ली। किसी भी पाकिस्तानी रिफाइनरी को लॉन्ग टर्म में कितने अच्छी वो वेल्थ क्रिएशन करेगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डीजल की परसेंटेज उनकी प्रोडक्शन की क्या है, फर्नेस ऑयल की परसेंटेज क्या है, फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, और थर्ड डीम ड्यूटी जो है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है। सो अब हम इन तीनों एस्पेक्ट्स पे थोड़ा और फोकस करके ये अंदाज़ा लगाते हैं एंड आई विल टेल यू कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेस्ट रिफाइनरी फ्यूचर की कौन सी लग रही है। बिफोर वी डू दैट, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये तो हमने समझ लिया कि एक अच्छी रिफाइनरी वो है जिसमें डीजल ज़्यादा से ज़्यादा बने और फर्नेस ऑयल कम से कम बने, और इसी वजह से जो रिफाइनरीज़ हैं वो अपग्रेडेशन करने जा रही हैं। ये जब अपग्रेडेशन होगी तो आपकी फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, डीजल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपके प्रॉफिट्स जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। आपकी रिफाइनरी किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो भी डिटरमिन करती है कि आप डीजल की कितनी परसेंटेज होगी, फर्नेस ऑयल की कितनी परसेंटेज होगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है जो कि डिटरमिन करती है आपकी डीजल की और फर्नेस ऑयल की परसेंटेज, और वो ये होता है इनपुट, कि आप जो क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो लाइट, या फिर दुनिया में इसको स्वीट क्रूड भी कहा जाता है। सो आप लाइट क्रूड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हैवी क्रूड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हैवी क्रूड यूज़ करेंगे तो आपकी फर्नेस ऑयल परसेंटेज जो है वो नेचुरली इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसी वजह से आपने 2022 और 23 में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि दुनिया भर में जो रशियन ऑयल है वो बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज़ हैं वो उसको यूज़ नहीं कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि रशिया में ज़्यादातर हैवी क्रूड पाया जाता है। सो अगर आप पाकिस्तानी रिफाइनरीज़ में हैवी क्रूड चलाएंगे तो आपकी फर्नेस ऑयल की जो परसेंटेज है वो 45 से 50% पे चली जाएगी। तो अगर आपने सस्ता क्रूड ले भी लिया फिर भी ज़्यादा फर्नेस ऑयल होने की वजह से आपका ओवरऑल जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से किसी भी पाकिस्तानी रिफाइनरी ने ज़्यादा रशियन क्रूड यूज़ नहीं किया। लकीली पाकिस्तान में जो लोकल क्रूड की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर लाइट क्रूड या फिर कंडेंसेट होता है। सो जिस रिफाइनरी को लोकल क्रूड मिल जाए उसकी फर्नेस ऑयल की जो परसेंटेज है वो 30% से खुद ही 20% पे आ जाती है। सो पाकिस्तान में लोकल क्रूड क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन का तकरीबन 25% ही है, तो ये किस रिफाइनरी को मिलता है, इसके पीछे क्या प्रोसेस है, इसको समझ लेते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में रिफाइंड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना जो है वो क्रूड ऑयल के मुकाबले में ज़्यादा महंगा होता है, और पाकिस्तान में क्योंकि एक सिस्टम है कि हर शहर में हर गांव में पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल का रेट एक ही होगा, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं ना इनको मिनिमाइज़ किया जाए। और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर क्रूड की लोकल प्रोडक्शन होती है वो KPK में नशपा और टल ब्लॉक जो है वहाँ पे होती है। इस वजह से पाकिस्तान में जो भी रिफाइनरी सबसे ज़्यादा नॉर्थ में लोकेटेड होगी उसको नेचुरली लोकल क्रूड ऑयल की एलोकेशन मिल जाती है। सो पाकिस्तान की सबसे नॉर्थ में जो रिफाइनरी है वो है अटक रिफाइनरी, और ज़्यादातर लोकल क्रूड जो है वो अटक रिफाइनरी ही रिफाइन करती है, और अटक रिफाइनरी की जो फर्नेस ऑयल परसेंटेज है वो 20% है। इसके साथ साथ जब आपकी रिफाइनरी लोकल क्रूड पे चल रही हो
तो फिर आपको जो है OGDC PPL से 15 दिन का टाइम भी मिल जाता है पेमेंट करने का, जिससे जो है आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। और रिफाइनरी सेक्टर में फाइनेंस कॉस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लेट से एक रिफाइनरी है, वो 40,000 बैरल्स जो है हर दिन रिफाइन कर रही है, और आपका जो क्रूड है वो तकरीबन $65-70 का चल रहा है। तो आप हर साल तकरीबन $1 बिलियन का क्रूड जो है आपने रिफाइन करना है। सो अगर आपने 30 दिन का साइकिल भी चलाना है, जिसमें आप पहले क्रूड ऑयल ऑर्डर करते हैं, फिर वो 15 दिन में पाकिस्तान आता है, फिर 15 दिन का आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो आपको हर टाइम पे बैंक से तकरीबन $100 मिलियन चाहिए टू रन दिस बिजनेस, जिसकी साल की फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए बन जाती है। तो जब आप लोकल क्रूड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा लोकल क्रूड यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये भी है, और वो ये है कि जब भी पाकिस्तान में थोड़े से डॉलर रिजर्व्स कम हों, पाकिस्तान का कंट्री रिस्क जो कि बैंकिंग सेक्टर में लेट से आपने जो है $70 का क्रूड ऑयल ऑर्डर किया, लेकिन इंटरनेशनल बैंक्स जब आपकी LC कंफर्म करते हैं, तो अगर पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स इतने अच्छे ना हों, या वो IMF प्रोग्राम में ना हो, या उनकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी कम हुई हो उन दिनों में, तो आपको $70 के बजाय 71 या $72 देने पड़ते हैं। तो जो भी रिफाइनरीज जो हैं इम्पोर्टेड क्रूड पे चलती हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया है पिछले 2-3 सालों में। और ये $1-2 का जो फ़र्क है, आप खुद सोच सकते हैं कि पर बैरल प्रॉफिट भी $1 से $2 ही है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है अगर आप लोकल क्रूड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी रिफाइनरी लोकल क्रूड पे बेस्ड है तो एक डिसएडवांटेज भी होता है, और वो ये है कि अब आपकी जो रिफाइनरी है वो सबसे नॉर्थ में लोकेटेड है। तो अगर कल को अगले 10-15 सालों में पाकिस्तान में जो लोकल क्रूड की प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, अगर ये मज़ीद नीचे आती रही, तो फिर आपकी रिफाइनरी चलाने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे ऑल द वे फ्रॉम कराची से लेके नॉर्दर्न एरियाज़ में लेके जाएंगे, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ क्रूड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये एक रिस्क है अटक रिफाइनरी के लिए, कि अगर अगले 10 से 15 सालों में पाकिस्तान की लोकल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो फिर जो इनको लोकल क्रूड यूज़ करने का एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में भी बदल सकता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्सपर्ट इनसाइट्स अबाउट द रिफाइनरी सेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा वो ये है कि रिफाइनरी सेक्टर में आपने पी रेशो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, और इसकी 2 वजह। फर्स्ट रीज़न ये है कि ग्लोबली जो ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, उससे रिफाइनरी सेक्टर के जो 3 महीने के रिजल्ट्स आते हैं उससे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेट से आपने जनवरी शुरू किया और जो क्रूड ऑयल था वो $60 का चल रहा था, ठीक है, आपने $60 का क्रूड ऑयल ऑर्डर कर दिया, और उसी टाइम में जो है जो क्रूड ऑयल है वो 60 से 75 पे चला गया किसी भी वजह से। तो जब तक आपका वो क्रूड ऑयल आया, आपने उसको रिफ़ाइन किया, तो डीज़ल की प्राइस भी ऊपर चली गई। तो आपने एक चीज़ सस्ती ली थी और वो जब महंगी हुई उसकी वजह से डीज़ल भी महंगा हो गया और आपका वन टाइम प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से अगर आपने लेट से $75 का क्रूड ऑयल ऑर्डर किया था और जब तक वो आपके पास आया, आपने उसको रिफ़ाइन करके उसके प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, उसकी प्राइस नीचे आ गई, तो फिर आपको जो है डीज़ल भी कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। सो इसको कहते हैं इन्वेंट्री गेन्स एंड इन्वेंट्री लॉसेस। ग्लोबली क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से आप जो है उन 3 महीनों में कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। सो ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया कि आपने पी रेशो क्यों अप्लाई नहीं करना। हो सकता है उस टाइम में जो है इन्वेंट्री गेन्स हो गए और प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा आ गया, अब आप उस पर पी रेशो अप्लाई करेंगे, सो आपको फेयर वैल्यू जो है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर मिल जाएगा, जो कि असल अर्निंग पावर ऑफ द बिजनेस नहीं है। सेकेंड रीज़न है कि ये जो GRMs होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल की प्राइस का डिफरेंस, कभी कभी कोई दुनिया में शॉक आ जाए तो ये बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। जैसे कि जब 2022 में रशियन वॉर हुई थी, तो जो डीजल के GRMs थे वो $40 पे चले गए थे। सो नॉर्मली जैसे ये $20 के आसपास होते हैं, 15 से $20, उसमें से अगर आप खर्चे निकाल दें तो आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा होता है हर बैरल पे फॉर डीजल। लेकिन जब वो $40 पे GRM चले गए तो आप हर बैरल पे तकरीबन $35 कमा रहे थे, 3.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस अर्निंग्स। इसी वजह से अगर आप देखेंगे 2022 में और 2023 में, तो बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज जो हैं वो 1P रेशो पे भी चल रही थी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक थी कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये एबनॉर्मल हैं और इनके जो नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स हैं वो इस टाइम से एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स कम है। सो एक्चुअल में वो 4 to 5 पी रेशो पे ही चल रही थी जो उनके नॉर्मल प्रॉफिट्स थे। सो इन 2 रीजंस की वजह से आपने रिफाइनरी सेक्टर में कभी भी जो है पी रेशो अप्लाई करना ही नहीं है। आपने मेक श्योर करना है जो अर्निंग्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं, उसमें कोई इन्वेंट्री गेन्स, इन्वेंट्री लॉसेस नहीं है, कोई एबनॉर्मल GRMs नहीं है, फिर उसके बाद आप पी रेशो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिफाइनरी अपग्रेडेशन इकोनॉमिक्स की। वैसे तो रिफाइनरीज अपग्रेड होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है और फ़ौरन जो है जैसे ही ये अप्रूव होगा, इस पर काम शुरू होगा, लोग देखने लग जाएंगे
कि किस रिफाइनरी जो है उसको कितना फ़ायदा होगा अपग्रेडेशन से। सो कौन सी रिफाइनरी जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड हो रही है, उसकी कॉस्ट क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये ओगरा में इन्होंने अपनी पूरी एप्लीकेशन सबमिट की थी कि प्री प्रोडक्शन हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या है और अपग्रेडेशन के बाद जो है ये कहाँ तक चली जाएगी। अटक रिफाइनरी के केस में अपग्रेडेशन जो है उसकी कॉस्ट कम है और इनकी जो फर्नेस ऑयल परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम हो रही है। पर डे टन्स जो हैं वो भले थोड़े से बढ़ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो उससे फर्नेस ऑयल की परसेंटेज मामूली सी नीचे आ रही है। इसके साथ साथ पेट्रोल की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। बाकी तीनों रिफाइनरीज को अगर देखें तो उनकी फर्नेस ऑयल परसेंटेज जो है वो ठीक ठाक तरीके से नीचे जा रही है और डीजल की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रिफाइनरी अपग्रेड कर रही है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, और ये डीप कन्वर्जन रिफाइनरी लगा रहे हैं। और अभी ये 50,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी है जो कि एक्सपेंड होकर 1 लाख बैरल्स पर डे पर भी चली जाएगी। इसी वजह से इसकी जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट $2 बिलियन पे जा रही है। सो रिफाइनरी अपग्रेडेशन से जब ये परसेंटेज चेंज होगी, फर्नेस ऑयल कम बनेगा, डीजल ज़्यादा बनेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ दो और मज़ीद सोर्सेज हैं जिससे जो है ये अपग्रेडेशन करने से रिफाइनरीज को फ़ायदा होगा। फर्स्ट ये है कि अभी पाकिस्तान में जितना भी पेट्रोल और डीजल है वो यूरो 5 के हिसाब से जो है वो प्राइस होता है, यानी कि बाहर से यूरो 5 इंपोर्ट होता है और अगर कोई रिफाइनरी यूरो 2 या यूरो 3 बना रही है तो उसको ग्लोबली दोनों में जितना फ़र्क होता है उतनी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो डीजल में यूरो 5 की पेनल्टी होती है और पेट्रोल में अगर आप रॉन 92 से कम रॉन का पेट्रोल बना रहे हैं तो उसकी भी पेनल्टी होती है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 रिफाइनरीज जो क्वार्टरली लेवल पे ये डेटा शेयर करती हैं, इन तीनों रिफाइनरीज ने मिला के तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ जो है वो पेनल्टी में पे किए हैं। तो जब ये रिफाइनरीज अपग्रेड हो जाएंगी तो ये पेनल्टी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब ये अपग्रेडेशन होगी तो ज़्यादातर रिफाइनरीज में जो केमिकल्स यूज़ करने होते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स आएंगी। सो आपने अपग्रेडेशन में कैलकुलेट करना है कि किस रिफाइनरी को कितनी ज़्यादा सेविंग्स हो रही हैं फ्रॉम अपग्रेडेशन फ्रॉम ऑल 3 सोर्सेज, और उसको कंपेयर करना है कि इसमें अपग्रेडेशन की कॉस्ट क्या है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा किस रिफाइनरी को बेनिफिट होगा। अटक रिफाइनरी के पास तो ऑलरेडी काफ़ी कैश अवेलेबल है और हो सकता है अगर वो लेट से 75-25 डेट इक्विटी पे एक्सपेंशन करें तो उनके पास ऑलरेडी इतना कैश है कि वो इक्विटी जो है उधर से अरेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो सबसे बड़ी और सबसे कॉस्टली अपग्रेडेशन करने जा रहे हैं, और अगर लेट से ये रिफाइनरी 75-25 डेट इक्विटी पे भी लगती है फिर भी कंपनी को $500 मिलियन की इक्विटी चाहिए होगी। और मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि अगले 4-5 साल में तो इतना प्रॉफिट बनना मुश्किल है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं जाके जब भी कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो इन्हें राइट्स इशू में जाना होगा। रिफाइनरीज में स्पॉन्सर क्वालिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि दुनिया में लेट से आप इम्पोर्टेड क्रूड पे जो है अपनी रिफाइनरी चला रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लेट से क्रूड ऑयल $70 का चल रहा है और अगर स्पॉन्सर चाहें तो उसको बुक्स में $71 का शो कर दें। अगर कोई स्पॉन्सर ऐसा कर रहा होगा तो फिर वो तो प्रॉफिट बना रहे होंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि वो भी तकरीबन $1 से $2 पर बैरल ही प्रॉफिट कमाती है रिफाइनरी, तो वो बुक्स में शो नहीं होगा। सो आपने रेपुटेशन और बैंक से थोड़ा सा बात करके ज़रूर अंदाज़ा लगाना है कि आप जिस रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं उनकी स्पॉन्सर क्वालिटी कैसी है। ऑलरेडी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट हुआ था लास्ट फ्यू ईयर्स का वो भी OMC सेक्टर से रिलेटेड है। तो बैंक्स तो बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि हमने कोई भी क्रूड ऑयल की अगर LC खोलनी है तो हमें मेक श्योर करना है कि इस पर फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट ना हो। और 2022-2023 में इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स थे, रिफाइनरी मार्जिन इतने हाई थे, फिर भी बैंक्स जो है बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज को LC खोल के ही नहीं दे रहे थे। रिसेंटली जो है हैस्कॉल का डिफ़ॉल्ट हुआ था तो बैंक्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे कि प्राइवेट रिफाइनरीज को जो है हमने बहुत कम क्रेडिट देना है। सो लॉन्ग टर्म अगर आप किसी रिफाइनरी में पार्टनर बनने जा रहे हैं तो स्पॉन्सर क्वालिटी की बहुत अहमियत है। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर अगले 10 साल में कितना अच्छा रिटर्न देगी उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिस पे आपने ज़रूर रिसर्च करनी है, वो ये है कि जो दुनिया में EVs आ रही हैं उससे रिफाइनरीज़ का बिज़नेस किस तरीके से अफेक्ट होगा। और रिसेंटली जैसे रिफाइनरीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं तो एक चीज़ इस पर भी बात चल रही है कि रिफाइनरीज़ को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल दे दिया जाए, यानी कि OMCs जो हैं उन्होंने जब भी डीजल या पेट्रोल ख़रीदना होगा तो वो पहले लोकल रिफाइनरीज से ख़रीदेंगे, फिर वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे जो है हर रिफाइनरी बेहतर रेट पे ऑपरेट कर सकती है और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है क्योंकि उनको पता होगा
कि हमारी जो भी प्रोडक्शन होगी वो एक फेयर प्राइस पे OMCs खरीद लेंगी। सो आज हमने रिफाइनरी सेक्टर पे डिटेल में बात की। इतना कॉम्प्लेक्स, इतना वॉलेटाइल सेक्टर अब आपको यकीनन ईजिली समझ आ गया होगा। फ्यूचर रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, उससे कौन सी कंपनी जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी, इस पर भी बात की। साथ साथ आपको ये भी समझाया कि इस सेक्टर को एनालाइज करने के लिए आपने पी रेशो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, रजिस्टर फॉर आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 3.0 ऑन आवर वेबसाइट। जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं कि दुनिया भर में सबसे आसान घर बैठे स्कैम फ्री तरीका पैसे कमाने का जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनका रिटर्न और आपका रिटर्न जो है वो बराबर हो जाता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। आज से कुछ साल पहले जब मुझे भी इस बारे में पता चला तो मैं भी बहुत घबराया, मैं भी समझा ये सब झूठ है। लेकिन फिर जब मैंने इस पे रिसर्च की, 4-5 साल वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स पहले पढ़े और फिर उनको पाकिस्तान में जब अप्लाई किया, तो वाक़ई जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है, उसने सब एसेट क्लासेस से ज़्यादा रिटर्न दिया है इन द लास्ट 25 ईयर्स। पाकिस्तान में प्लॉट्स बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की सोसाइटी भी उठा के देख लेंगे और उसके रिटर्न्स देख लेंगे पिछले 20-25 सालों के, तो स्टॉक मार्केट ने उसको भी बीट किया है। और सबसे बड़ी बात, हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपसे पहले एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें समझाया गया है कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपये सेव कर लेंगे और हर साल इसको 10% से बढ़ा लेंगे, तो स्टॉक मार्केट आपको इतनी अच्छी कंपाउंडिंग करके देगी कि ये अमाउंट जो है आज से 25 ईयर्स बाद 25 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने जो रिटर्न अज्यूम किया है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लास्ट 25 ईयर्स का एवरेज रिटर्न ऑफ 18% पर ईयर है। और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप टॉप कंपनीज कैसे पिक कर सकते हैं, पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल हैं उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो अगर आप 18% के बजाय 21% रिटर्न ले आएँ विद योर फाइनेंशियल नॉलेज, तो ये जो 25 करोड़ वाली अमाउंट है ये 50 करोड़ बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपका कोई भी गोल हो, आप जो है हज करने के लिए सेव करना चाह रहे हैं, आप जो है फ्यूचर में अपना घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी इतनी इनकम आ जाए मेरे पोर्टफोलियो से कि मैं जो है अपनी जॉब से छुटकारा पा सकूं और अपना पैशन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकूं। सो ये सब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल होते हैं तो आप एक 500 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, जो कि अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे होते हैं और साथ-साथ कंपाउंडिंग भी कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास सबके लिए है। अगर आपको फाइनेंस की बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है तो आपने देखा होगा कि हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में हम हर चीज़ जो है बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। और इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में न्यूबीज़ को स्पेशल सेशंस के थ्रू जो है हेल्प भी की जाती है। सिर्फ एक तरह के लोग हैं जिनके लिए ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो सूटेबल नहीं है, और वो ये है कि अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रेडिंग करते वक्त आपका जो सक्सेस रेशो होता है वो बहुत लो होता है। इसलिए हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करते कि आप ट्रेडिंग करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ इक्वल पार्टनर्स बने और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी हैं, कंटिन्यूअस सपोर्ट भी है। आप हमारी टीम के साथ जो है पूरे 3 महीने के लिए जुड़ जाते हैं और उसके बाद अगेन जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है उसका भी पार्ट बन जाते हैं। उसमें भी हम हर महीने जो है सेशंस करते रहते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स, टाइमिंग्स, सब कुछ जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इज़ दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट माय इन्वेस्टिंग जर्नी, सो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है और पाकिस्तान का IMF के साथ जो है एग्रीमेंट वो भी बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है। सो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी विद द न्यू वैल्यू एडेड फीचर्स। इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, आप सबकी फाइनेंशियल जर्नी डिस्कस करने के लिए और आपको वो पाथवे दिखाने के लिए जो मैंने खुद डिस्कवर किया है इन द लास्ट 4 टू 5 ईयर्स। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। And now it's time to reveal the winner of our last video question. And the winner is अमीन, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बोथ बैंकिंग साइड और जो ब्रोकरेज साइड है उसको एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस
ऑफ आरडीए अकाउंट। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू द रिफाइनरी सेक्टर। फर्स्ट आपने हमें कमेंट्स में ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि बजट में रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और सेकेंडली आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि इतना मुश्किल सेक्टर जो है पहले लोगों को यकीनन समझ नहीं आता था, प्रॉफिट्स ऊपर नीचे होते रहते थे, तो इस वीडियो ने आपको रिफाइनरी सेक्टर अंडरस्टैंड करने में कितनी मदद की। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यस प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी।